हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सुबह अपने डिस्कस किया था कि अपनी जो आरएस प्री के अंदर से मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में अपने देखा था कि कौन सी किस प्रकार से आपको टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। इस वाली क्लास की पीडीएफ फाइल सभी को मिल गई होगी, उम्मीद करता हूँ। आज अपन टॉपिक लिया है कृषि का। राजस्थान की कृषि देखने वाले हैं अपन। सबसे पहले किसकी? राजस्थान की कृषि। राजस्थान की कृषि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है। वैसे देखा जाए ना तो जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र का एक हिस्सा माना जाता है, और भारत हो या फिर राजस्थान हो, वो कंप्लीट जो कृषि है वो मानसून पर आधारित मानी जाती है, जिसके कारण कृषि को जुआ भी कहा जाता है। और बात करें तो जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है उसको कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर कृषि का उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए। अब बात करते हैं कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करें कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश की जब चर्चा होती है तो भारत का अलग आता है और राजस्थान का अलग आता है। भारत की बात होती है तो इसको 15 भागों में बांटा जाता है। बात कर रहे हैं अपन राजस्थान की, जिसको 10 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। और बात करें तो जो कृषि जलवायु प्रदेश है उनका आधार क्या है, किस प्रकार से उनको डिवाइडेशन किया गया। तो आधार का जब जिक्र होता है तो इनको जैसे फसल चक्रण आ गया। फसल चक्रण के बाद में बात करें मिट्टी के आधार पर बांट दिया जाता है। मिट्टी के बाद में जल की उपलब्धता के आधार पर बांट दिया जाता है। ठीक है, जल की उपलब्धता, और साथ ही वर्षा के आधार पर इसको बांट दिया जाता है। ठीक है गाइस, इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। अब इसी को अपन बात करते हैं तो राजस्थान को 10 भागों में बांटा गया। 10 कौन कौन से भाग हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखो, ये मैप रहा आपके पास में राजस्थान का। ठीक है गाइस, राजस्थान का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ये वाला कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको विजिबल हो जाए। ये लो, राजस्थान का जो ये हिस्सा है इसको बोला जाता है IB। ठीक, या फिर इसको कह सकते हो फर्स्ट बी के नाम से। फर्स्ट बी ऊपर वाला है तो राजस्थान का ये उत्तरी हिस्सा है, तो इसको क्या कह दिया जाता है? उत्तरी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र कहा जाता है। सिंचित क्षेत्र। जब नीचे चलते हो, इस तरफ आते हो, तो इस क्षेत्र का जो एरिया है उसको क्या कहोगे आप? इसको IC कहा जाता है। बोले सॉरी, फर्स्ट C कहा जाता है। इसके अंदर से क्या जाता है तो अति शुष्क, मतलब कि जब रेगिस्तान में जाते हो तो जैसलमेर की साइड में कृषि है वो बहुत कम देखने को मिलती है, तो आप इसको क्या कहोगे? अति शुष्क, अति शुष्क एवं आंशिक आंशिक सिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र आप इसको कहोगे। जब नीचे चलते हो तो इधर थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है, ठीक है, जहाँ से लूणी नदी गुजर जाती है, तो इसको क्या कहते हो? यहाँ पर फर्स्ट A कहा जाता है। फर्स्ट A इधर है, फर्स्ट B ऊपर ही ऊपर है, फर्स्ट C ये आ जाता है। जब अरावली पर्वतमाला के पास में यहाँ से निकलती है अरावली पर्वतमाला, तो इसको भी बांट दिया जाता है सेकंड के नाम से। इसको बांटा जाता है सेकंड A ऊपर वाला हिस्सा, और इसके पास में जो एरिया है उसको सेकंड B कहा जाता है। ठीक है। और बात करें तो जैसे ये वाला जो एरिया है इसको थर्ड B के नाम से जाना जाता है। इधर कुछ एरिया बच गया अरावली पर्वतमाला के पास में, इसको थर्ड A कहा जाता है। बाद में इधर जब नीचे चलोगे तो फोर्थ A आ गया, फोर्थ B आ गया। ठीक है गाइज, इधर बात करते हैं अपन, बाद में आ जाता है फिफ्थ वाला आ जाता है। इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब अपन इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि कौन सा क्षेत्र इसको शामिल किया गया है और कौन सा नहीं किया गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो नाम आ जाता है फर्स्ट A। फर्स्ट है, इसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी शुष्क मैदान कहा गया है। पश्चिमी शुष्क मैदान इसको कहा जाता है। तो इसका विस्तार आपसे पूछे
तो विस्तार कौन कौन से जिलों में आ जाता है? जोधपुर आ गया। अपडेटेड बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जोधपुर के बाद में अभी एक फलोदी है। फलोदी के बाद में कौन सा जाता है गाइज? बाड़मेर आ जाता है। और बाड़मेर के साथ में एक और आ जाता है बालोतरा। इन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ठीक है। अब बात करें यहाँ पर वर्षा इस क्षेत्र में कितनी होती है, तो वर्षा आपको कम ही देखने को मिलेगी। कितनी? 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फसलों के बारे में बात करें तो यहाँ पर रबी की फसल है वो कौन कौन सी? जैसे गेहूँ, गेहूँ के बाद में चना, चना के बाद में सरसों, सरसों के बाद में दूसरी कौन सी आ जाती है? इसबगोल। कौन सी जाती है? इसबगोल आ जाती है। इसबगोल के बाद में बात करें तो एक जीरा भी होता है इधर। ये सारे रबी की फसल है। खरीफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, खरीफ, तो खरीफ में बाजरा, बाजरे के बाद में कौन सा आता है? गंवार। ये फसलें इस क्षेत्र में होती हैं। अब बात करते हैं, पहला फर्स्ट ए हो गया, दूसरा बात करते हैं फर्स्ट बी के बारे में। फर्स्ट बी में कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाता है? तो पहले तो इसका नाम याद रखना, इसको कहा जाता है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान कहा जाता है। जब अपन ने मैप में देखा था जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ वाला हिस्सा आता है वो था। विस्तार आपसे पूछा जाए तो विस्तार आ जाता है श्री गंगानगर। ठीक है, गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा जाता है? ये दो ही आते हैं। अनूपगढ़ हटा दिया, पहले था, अब उसमें नहीं आएगा। वर्षा के बारे में बात करें तो इस क्षेत्र में वर्षा आपको कितनी देखने को मिलती है? तो 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर वर्षा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फसलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले रबी की फसल कौन सी होती हैं इसमें? जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ के बाद में सरसों, सरसों के बाद में चना। ठीक है, और खरीफ के बारे में बात करें तो खरीफ में कौन कौन सी आती हैं? देखो, कपास, कपास के साथ में एक और लिखो गन्ना, और गन्ना के साथ में चावल। ये आई बी के बाद में आता है एक और आई सी। थोड़े बहुत कुछ भाई हैं वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि रबी की फसल में कौन सी आएगी, खरीफ की कौन सी आएगी। वो कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूंगा एकदम बढ़िया तरीके से। आई सी में बात करें तो इसका नाम दिया गया है अति शुष्क, अति शुष्क एवं आंशिक, अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित क्षेत्र कहा जाता है इसको, सिंचित क्षेत्र इसको कहा जाता है। विस्तार बात करें इसका, इस क्षेत्र का, तो याद रखना जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में चूरू का कुछ हिस्सा आता है, चूरू का कुछ भाग। ज़्यादा पूछे तो कौन सा बताना है? जैसे रतनगढ़ बता देना, और एक और आ जाता है सरदार शहर, वो बता सकते हो। वर्षा इस क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलेगी। कितनी? 10 से 30 सेंटीमीटर वर्षा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फसलों के बारे में बात करें तो वही रबी खरीफ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर बात करते हैं सेकंड की तरफ, चलो सेकंड ए। सेकंड ए वाले का नाम क्या रखा गया है? यहाँ पर लिखो शेखावाटी, शेखावाटी अंतः प्रवाह मैदान नाम दिया गया। ठीक है गाइज। विस्तार अगर आपसे पूछे तो शेखावाटी में आपको पता ही है कौन कौन से ज़िले आते हैं। एक तो सिक्कर है, सिक्कर के साथ में झुंझुनू है। ठीक है, झुंझुनू के बाद में कौन सा आता है? नागौर आ गया, नागौर का कुछ आंशिक भाग, और साथ में ही चूरू। नागौर पूरा आएगा याद रखना, चूरू का कुछ भाग आ जाता है, जो ऊपर अपने वाले में छोड़ा था उसको छोड़ देना। और साथ में ही कौन सा जाता है? नागौर के साथ में डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। इन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। वर्षा अगर पूछे आपसे इस क्षेत्र में तो वर्षा याद रख लेना 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड बी। सेकंड बी को कहा जाता है लूणी वाली नदी वाला। लूणी अंतः प्रवाही मैदान इसको कहा गया। तो इसका जो विस्तार है वो कौन कौन से क्षेत्रों में मिलेगा, जैसे पाली हो गया, पाली के साथ में जालोर आ गया, जालोर के साथ में सिरोही आ गया, उन क्षेत्रों को कहा जाता है। वर्षा बात करें तो 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। फसलों के बारे में बात करें, जैसे रबी की फसल होगी, रबी में कौन सी आएंगी, गेहूँ, सरसों, चना, इसबगोल हो गई, जीरा वगैरह वगैरह। खरीफ में बात करें तो बाजरा, गंवार, तिल, अरंडी आ जाते हैं। ठीक है, कहाँ तक हो गया, सेकंड बी हो गया। थर्ड ए के बारे में बात करते हैं। थर्ड ए का नाम क्या रखा, थर्ड ए का नाम रखा गया अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। इनका विस्तार कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले विस्तार बात करें तो जैसे अजमेर आ गया, अजमेर के बाद में कौन सा लिखोगे, ब्यावर आ जाता है। और साथ ही जैसे जयपुर हो गया, जयपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में टोंक, और टोंक के बाद खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बैरोड, उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। वर्षा अगर इस क्षेत्र में पूछी जाए तो कितनी आ जाती है, 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा इसमें होती है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड बी। थर्ड बी का नाम क्या रखा गाइस, थर्ड बी का नाम रखा बाढ़ वाला क्षेत्र। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, ज्योग्राफी को जितना मैप से पढ़ोगे तो उतना ज़्यादा रहेगा। विस्तार बात करें, विस्तार कौन कौन से क्षेत्रों में इसका देखने को मिलेगा, अलवर हो गया, डीग हो गया, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाता है। वर्षा अगर पूछी जाए तो इस क्षेत्र में 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। फिर एक नाम आता है कौन सा, फोर्थ वाला, फोर्थ ए। फोर्थ ए का में कौन सा हिस्सा देखोगे आप, उपाद्र वाला। उपाद्र दक्षिणी मैदान। ठीक है, इन क्षेत्रों का आपको देखना है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इसमें साथ में राजसमंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। वर्षा बात करें तो 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एक और लिखो फिर, फोर्थ बी वाला। फोर्थ बी वाले को क्या कहोगे, आर्द्र दक्षिणी मैदान। ठीक है, क्या कहोगे, आर्द्र दक्षिणी मैदान कहोगे। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। वर्षा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी, 50 से लगभग 110 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, फिर लास्ट का बात करते हैं तो लास्ट वाला आता है पांचवा, जिसका नाम बोलता है आर्द्र दक्षिणी पूर्व मैदान। कौन सा आता है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान आ जाता है। इसी के बारे में बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ आ जाता है। वर्षा इसमें 60 से लेकर 110 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अब जैसे अपन ने पढ़ा तो इसके अंदर से देख लेते हैं कि जो कृषि है ना वो जलवायु प्रदेश के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। देखो, सबसे बड़े का जिक्र करते हैं, सबसे बड़ा आ जाता है IC। ठीक है, और सॉरी फर्स्ट C आ जाता है पहला नंबर। दूसरा बात करें तो सबसे बड़े के अंदर से आता है दूसरा नंबर, कौन सा लिखोगे, फर्स्ट A रखोगे। ठीक है, अब ये आ जाता है सबसे छोटे की तरफ, सबसे छोटा कौन सा आएगा, फोर्थ B रखना है। फिर इसके बाद में अगर पूछा जाए तो फर्स्ट B भी बता सकते हो। तो ये अपन ने बेसिक जानकारी देखी थी। अब जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे अपन, कृषि का वर्गीकरण। ठीक है, कृषि का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला आ जाता है मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ऋतु के आधार पर भी वर्गीकरण देखने को मिल जाता है। एक नाम आ जाता है उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर भी इसको डिवाइड किया जाता है। अब जैसे मौसम के आधार पर बात करें तो इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से हैं, देखो, पहले का नाम आ जाता है खरीफ। ठीक है, और एक और का नाम आ जाता है रबी, और एक और का आ जाता है जायद। ठीक है,
एक चीज़ थोड़ा सा चेंज कर लेना, मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ। इसको खरीफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खरीफ। वैसे तो इस प्रकार से लिखा जाता है इसको, ठीक है। खरीफ होता है, इसको सयालू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सयालू, ठीक है। और रबी के बारे में बात करें तो रबी को कहा जाता है उनालू, और इसको कुछ नहीं कहा जाता। इन दोनों का भी मैं डिवाइडेशन कर दूंगा कि खरीफ की फसल कौन सी हैं, रबी की फसल कौन सी हैं, जायद कौन सी हैं, वगैरह वगैरह। उपयोग के आधार पर भी इनको डिवाइड किया गया। जैसे खाद्यान्न आ गई, ठीक है। खाद्यान्न के बाद में दलहन आ जाती है। दलहन के बाद में बात करें तो तिलहन आ जाती है, ठीक है। तिलहन के बाद में रेशेदार आ जाती है, ठीक है। रेशेदार आ गई। रेशेदार के बाद में बात करें तो व्यापारिक आ जाती है। और लास्ट में जाती है पेय फसलें। पेय भी फसलें होती हैं, याद रखना। अब मेन रूप से बात करते हैं कुछ, जैसे मौसम के आधार पर ही देख लेते हैं अपन। मौसम के आधार पर आप मेरी क्लास सुन लेना, बस ये सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF फाइल में प्रोवाइड करा दूंगा। मौसम के आधार पर बात करते हैं तो अपन ने देखा कि इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा गाइज? एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। अब देखो, सबसे पहले खरीफ, ठीक है। खरीफ या फिर बोल सकते हो सयालू। ये देखो, इनकी जो बुआई होती है ना, बुआई होती है वो जून से होती है, जून जुलाई में। और कटाई बात करें तो याद रखना, इनकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। अब आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल उठता होगा, गुरुजी हमारे तो याद ही नहीं रहता कि खरीफ की फसल कौन सी रहती है, रबी की फसल कौन सी होती है। पढ़ के हम बहुत बार जाते हैं लेकिन गलत हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट लगाना, देखो खरीफ है ना, खरीफ, ये खरीफ कुछ नहीं है। एक चीज़ आपको क्या बतानी है, आप सोचा करो कि गर्मियों के अंदर से जो चीज़ होती है ना, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये जो खरीफ की फसल है, ये गर्मियों में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? गर्मियों में। और गर्मियों में क्या हो जाती है, वस्तु होती है, जो भी चीज़ होती है, वस्तु जल्दी ख़राब होती है, जल्दी ख़राब होती है। जल्दी ख़राब होती है तो सीधी सी बात है, जो गांव के लोग हैं उनको तो पता है कि जो गर्मियों में कौन कौन सी फसल बोई जाती है। बाजरा होगी, ज्वार होगा, चावल होगी, मक्का, रागी वगैरह वगैरह बोई जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना बस। और सर्दियों में बात करें तो गेहूँ, चना, सरसों वगैरह वगैरह बोई जाती है, जो अभी बो रखी है। अब बात करें तो खरीफ है या फिर सयालू है, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। अनाजों के बारे में बात करें तो अनाजों में कौन कौन सी आ जाती हैं? बाजरा हो गई। बाजरा के बाद में बात करें, बाजरा, और बाजरा के साथ में एक और आ जाती है जवार। जवार के साथ में कौन सी? मक्का। और मक्का के साथ में एक और लिख सकते हो, रागी। ये तो खरीफ की फसलों के अंदर से अनाज में जाती है। अगर दलहन में बात करें तो दलहन में कौन कौन सी आ जाती है? मूंग बोए जाते हैं। मूंग के बाद में मोठ भी बोए जाते हैं। मोठ के बाद में एक, कहीं कहीं तो देखो चंवला बोला जाता है उसको, और मेरी तरफ तो भाई चूड़ी बोली जाती है, सीधी सी बात आ जाती है, ठीक है। और एक उड़द बोया जाता है। उड़द के बाद में एक और आ जाता है अरहर। ये चीज़ें दलहन में बोई जाती हैं। बात करें तिलहन की तरफ, तिलहन में कौन कौन सी फसल बोई जाती है? तिलहन में तिल आ गया, तिल के साथ में सोयाबीन आ गया, सोयाबीन आ जाता है। और सोयाबीन के बाद में मूंगफली आ जाती है, ठीक है ना। मूंगफली गर्मियों में बोई थी, अभी आ रही है, अभी आप खा रहे हो। अरंडी आ जाती है। अरंडी के साथ में एक और बहन इसकी आ जाती है, सूरजमुखी। सूरजमुखी, सूरजमुखी के साथ में एक और भी आ जाता है, सूर्यमुखी। ये सारी की सारी यहाँ पर बोई जाती है। एक और बात करते हैं नकदों के अंदर से, इसको बोला जाता है नकदी, या फिर व्यापारिक भी बोला जाता है, व्यापारिक। तो इसमें कौन सी फसल आएगी? कपास आ गई। कपास के साथ में बात करें तो गन्ना आ गया, गन्ना। एक और आ जाता है कौन सा? गंवार आ जाता है। और एक आ जाता है जूट।
ठीक है, इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ये याद रखना। तो ये सारी के सारी खरीफ की फसलें हैं, फिर स्यालों की फसलें हैं, ये याद रखना। अब चलते हैं अपन रबी की फसलों की तरफ। रबी की फसलें मतलब कि सर्दियों में बोई जाती है, ठीक है, उसको कहा जाता है, क्या कहोगे, उनालू। ठीक है, अब यहाँ पर अनाज बात करें तो अभी कौन सी फसल बो रखी है, गांव के लोग उनको तो पता है कि अभी कौन कौन सी हैं, गेहूं है, गेहूं के साथ में जौ बो रखी है, ये अनाज में है। दलहन में बात करें, दलहन में कौन कौन सी हैं, एक तो मसूर बो रखा है, मसूर के बाद में चना भी बो रखा है, मटर भी आई रखे हैं, ये सर्दियों का है, ये दलहन में आ जाता है। सब्जी में बात करें तो आपको पता ही है कौन कौन सा सब्जी प्रारूप के अंदर से, जैसे सरसों, जीरा राइस, सौंफ, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची, मसाला, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो आ रखी हैं। अभी कौन कौन से देखो, सरसों, सरसों के साथ में जीरा, जीरा के साथ में लिख सकते हो सौंफ, सौंफ के साथ में लहसुन, ठीक है, लहसुन के साथ में प्याज, प्याज के बाद में बात करें अदरक, ठीक है, और अदरक के बाद में मिर्च और मसाला, ये यहाँ पर सब्जियों के रूप में देखने को मिल जाती है। मेथी हो गई। नकदी फसलों के बारे में बात करते हैं। नकदी फसलें, नकदी फसलें कौन सी, जैसे तारा मीरा, तारा मीरा, तारा मीरा के बाद में इसबगोल, ठीक है, इसबगोल, इसबगोल के साथ में एक अफीम भी बो रखी है, चित्तौड़गढ़ की तरफ जाकर देखोगे तो अफीम वहाँ पर उगा रखी है। तंबाकू भी अभी उगाई जाती है, अलसी ये भी यहीं पर उगाई जाती है। ये नकदी फसलें हैं, ये याद रखना, ठीक है गाइस। अगर बात करें जायद के बारे में, जायद फसलें, जायद फसलें वो कहते हैं कि जो छोटे समय के लिए आती है ना, जैसे खरबूजा, खरबूजा लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ी आता है, कभी कभार आप जो मार्केट में जाते हो जब, खरबूजा हो गया, खरबूजे के साथ में तरबूज हो गया, तरबूज के साथ में और सब जो सब्जियां होती हैं वो लिख सकते हो। सब्जियों के बाद में ककड़ी, ककड़ी के बाद में आ जाता है पशुओं का जो चारा होता है, पशुओं का चारा, ये जायद फसलों के अंदर से शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ पर लिख सकते हो उपयोग के आधार पर, ऊपर वाले में से अगर कृषि में से सवाल आता है तो उसके अंदर से सवाल बनेगा, याद रखना। उपयोग के आधार पर वर्गीकरण किसका, कृषि का। पहला नाम देखो, पहला नाम आ जाता है अनाज, अनाज या फिर बोल सकते हो कौन सा, खाद्यान्न फसलें। इसको कौन सी कहेंगे, देखो अनाज या फिर खाद्यान्न फसलें वे होती हैं जो खाने या फिर भोजन के रूप में ली जाती हैं, उसको कहा जाता है। जैसे खरीफ की बात करें, खरीफ, और इधर बात करें रबी। खरीफ क्या है, गर्मियों के अंदर से बोई जाती है, आपको पता ही है, जैसे बाजरा हो गया, बाजरा के बाद में क्या लिखोगे, जवार लिख सकते हो, जवार के बाद में मक्का, और मक्का के बाद में चावल। ये सारे के सारे क्या हैं, खरीफ के हैं। और इधर बात करें तो गेहूँ आ जाता है, और गेहूँ के अंदर से साथ में जौ आ जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, राजस्थान की, राजस्थान की अपन पढ़ रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल, प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, बाजरा है, ठीक है। और भारत की पूछ ले तो क्या का बतानी है, भारत की भी याद रखना, भारत की अगर आपसे पूछे तो चावल बतानी है। और ये विश्व की भी बता सकते हो, विश्व की भी चावल है, लेकिन राजस्थान की कौन सी है, बाजरा बतानी है। अब बात करते हैं दलहनी, दलहनी फसलें। दलहनी फसलें कौन सी होती हैं, देखो उन्हीं के बारे में बात करें। वे फसलें जो कृषि भूमि की उर्वरकता को बढ़ाती हैं, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। कौन सी, वे फसलें जो कृषि भूमि की उर्वरकता को बढ़ाती हैं, उन्हें दलहन या फिर भूमि उर्वरक फसलें कहा जाता है। और दलहन आपको पता ही है कौन कौन सी, जैसे मूंग हो गया, मूंग के साथ में मोठ हो गया, और एक आ जाता है चंवला, हमारी तरफ क्या बोल जाते हैं इसको, चूड़ी बोली जाती है। एक उड़द आ गया,
ये सारे के सारे। ये तो कौन सी हैं, ये खरीफ की हैं, ठीक है। और बात करते हैं इसी के साथ में रबी की। रबी में अभी कौन कौन सी बो रखी हैं, चना बो रखा है, चना के बाद में मसूर बो रखा है, और मसूर के साथ में अभी फ़िलहाल मटर आ रखी हैं। ये सारे के सारे कौन से हैं, रबी की फसल के अंदर से शामिल किए जाते हैं। और बात करें तो राजस्थान के अंदर से जो तिलहन है ना, तिलहन फसल के अंदर से, सॉरी दलहन की बात कर रहे थे ना अपना, दलहन के लिए तो कौन सी फसल है वो याद रखना, चना है। तो यहाँ पर लिख सकते हो चना राजस्थान की दलहन की प्रमुख फसल है, प्रमुख फसल है, इतना याद रखना। कौन कौन सी हो गई, अनाज वाली हो गई, दलहन वाली हो गई, जो भूमि उर्वरकता के लिए फसल जानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी। फिर अपन लिख सकते हैं कौन सी, तिलहन वाली, तिलहन फसलें। तिलहन फसलों का जब जिक्र होता है तो वे फसल होते हैं जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, सीधा सा मतलब आ जाता है। खरीफ की तरफ बात करें, खरीफ में कौन कौन सी, जैसे तिल हो गया, तिल के साथ में मूंगफली, मूंगफली के साथ में सोयाबीन, ठीक है, और सोयाबीन के बाद में सूरजमुखी, ठीक है ना। और इसी की एक और मुखी बना जाती है, वो याद रखना, एक आ जाता है अरंडी। दूसरी बात करते हैं रबी की तरफ। रबी की फसलों में बात करें तो कौन सी लिखनी है आपको, रबी में लिखनी है सरसों, सरसों के साथ में राई, राई के साथ में अलसी, ये भी कौन सी जाती है, तिलहन है, ठीक है, और तारामीरा, ये फसल बोई जाती है। राजस्थान पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका करता है, सरसों का करता है, सरसों, ठीक है। तो ये याद रखना, राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल है, राजस्थान की प्रमुख कौन सी है, तिलहन फसल है, कौन सी, सरसों आ जाती है। अब बात करते हैं आगे, अरे एक दो फसल और याद रखना जो तिलहन के पादप आते हैं, देखो एक तो आता है जैतून, ये भी तिलहन में आता है, एक आता है हो बा, ये भी, इससे भी तेल प्राप्त किया जाता है, स्नेह होता है उसके, स्नेह प्राप्त किया जाता है। और एक होता है रतनजोत, रतनजोत कुछ सालों पहले राजस्थान सरकार लेकर आई थी, जिसको कहा जाता है, इससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, क्या किया जाता है, बायोडीजल, ये याद रखना। ये सारी की सारी कौन सी हैं, तिलहन में शामिल की जाती हैं। अब बात करते हैं रेशेदार फसलें, ठीक है, रेशेदार फसल। रेशेदार फसल आपको पता है जिससे रेशा प्राप्त किया जाता है। पहला नाम बात करते हैं कपास, इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल ज़रूर बनेगा, या तो इसकी किस्म पूछ लेगा या फिर इनके बारे में पूछ लेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको वाइट गोल्ड कहा जाता है, ये भी याद रखना, प्रमुख रेशेदार फसलों के अंदर शामिल की जाती है। इसको तो इंपॉर्टेंट लगा लो, जो 100% सवाल छप सकता है इससे। दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है जूट, जूट भी इसको, या फिर पटसन भी इसको कहा जाता है, पटसन, या फिर एक और नाम बात करें तो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तीसरा बात करते हैं बांस, बांस भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इसको आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, या फिर इमरती लकड़ी के नाम से जाना जाता है। चौथी और लिख लो फिर इसके साथ में, नाम आ जाता है उसका अलसी, ठीक है, अलसी को एक और नाम आ जाता है, क्या कहोगे, तीसी। रेशेदार के बारे में बात करते हैं अपन, पांचवी, जिसका कौन सा लिखोगे, नकदी लिख सकते हो आप, नकदी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, व्यापारिक बोल सकते हो, व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलों के अंदर से कौन कौन से शामिल किए जाते हैं, वे फसल जो औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उपयोगी होती हैं उन्हें नकदी फसल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कपास हो गई, कपास के साथ में गंवार हो जाती है, गंवार के साथ में गन्ना हो जाता है, गन्ना के साथ में तिलहन हो जाता है। ये सारी की सारी नकदी या फिर व्यापारिक फसलों के अंदर शामिल किया जाता है। देश और राज्य का जो प्रमुख व्यापारिक फसलों में जब नाम आता है तो इसका आता है कपास का, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो राजस्थान और देश की सबसे इम्पोर्टेंट व्यापारिक फसल है कौन सी, कपास है। और कपास की जो किस्म है वो याद रखना, 100% छप सकती है। एक और लिख लो फिर, कौन सी बच गई, पेय वाली बच गई, पेय फसलें। पेय फसलें कौन कौन सी होती हैं, वे फसलें जो
पेय के रूप में उपयोग की जाती है। जैसे कौन कौन सी, चाय हो गई, चाय के साथ में कॉफ़ी या फिर कहवा कहा जा सकते हो, तंबाकू, तंबाकू भी पेय में शामिल किया जाता है, ठीक है, और गन्ना, ये सारी की सारी कहाँ हैं, पेय फसलों के अंदर शामिल की जाती है। अब बात करते हैं, देखो जो फसलें होती हैं उन फसलों के लिए कौन सा कैसा वातावरण चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, उनके बारे में। सबसे पहले बात करें तो राजस्थान में बाजरा ज़्यादा फेमस है, ठीक है। बाजरा है, इसके लिए 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा काम कर जाती है। तापमान बात करें तो इसको 25 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीग्रेड से लेकर 35 सेंटीग्रेड तापमान इसको ज़रूरत होती है। और मिट्टी बात करें तो याद रखना रेतीली जलोढ़ मृदा में ज़्यादा उगता है। दूसरा बात करते हैं जौ, ठीक है। जौ के लिए वर्षा कितनी होगी, 50 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। टेम्परेचर कितना होगा, 15 सेंटीग्रेड से लेकर 20 सेंटीग्रेड, मतलब कि एक सर्दियों में उगता है, ठीक है। और इसके लिए जलोढ़ मृदा की जरूरत होती है। तीसरी कौन सी लिखोगे, तीसरी लिख लो सरसों। सरसों आपको पता ही है कब उगती है, इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसको जरूरत होती है। और टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 15 सेंटीग्रेड से लेकर 20 सेंटीग्रेड यहाँ पर ज़रूरत होती है। और जलोढ़ मृदा में ये उग सकता है, ठीक है। सरसों हो गई। सरसों के बाद में कौन सा लिखोगे, कपास लिख लो। कपास, कपास के लिए कितना वर्षा चाहिए, 50 से 100 चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर बात करें तो याद रखना 21 सेंटीग्रेड से लेकर 28 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और काली मिट्टी में ज़्यादा उपजाऊ होता है इसके लिए कपास। बाद में बात करते हैं मक्का। मक्का के बारे में बात करें ना गाइस, तो मक्का को कितने वर्षा होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की नीड होती है। टेम्परेचर बात करें तो 21 से 28 की भी नीड होती है इसको, ठीक है। और मृदा बात करें तो लाल लाल चिकनी मृदा। एक और बच गई गेहूं, और लिख लो फिर इसमें। गेहूं को क्यों पीछे छोड़ो, गेहूं का कितना आएगा, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की नीड होती है। टेम्परेचर बात करें तो कितना लिखोगे, गर्मी सर्दियों में उगता है तो 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसमें नीड होती है। मृदा इसमें लिख सकते हो आप, जलोढ़ की नीड होती है। ये भौगोलिक दशाएँ होनी चाहिए किसी कृषि को या फिर किसी फसल को उगने के लिए, जो यहाँ पर दी गई हैं। अब बात करते हैं, देखो रबी के बारे में। एक रबी और एक आ जाता है खरीफ। रबी के लिए टेम्परेचर कितना नीड होना चाहिए, रबी का आपको पता है कि सर्दियों में उगती है, ठीक है। तो 15 सेंटीग्रेड से लेकर 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीड होना चाहिए। खरीफ आपको पता है कि गर्मियों में उगती है, तो यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, 21 सेंटीग्रेड से लेकर 28 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की नीड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जो आपके एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, फसलें व उसकी किस्में। इससे एक सवाल ज़रूर बन सकता है, ये याद रखना, हर बार बनता है और अब की बार भी बनेगा। सबसे पहले बात हो रही है बाजरे की, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा उगाया जाता है। बाजरा क्या है, बाजरा खरीफ की फसल माना जाता है, जिसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करें तो इसको ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होती है। लगभग 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर बात करें तो लगभग 25 से 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में काम हो जाता है इसका। मिट्टी बात करें तो जलोढ़ और रेतीली मिट्टी के अंदर से इसका उत्पादन किया जा सकता है। और वैसे देखा जाए तो जो बाजरा है ना, उसका उत्पादन राजस्थान में मुख्य रूप से जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन होता है। बाजरे में उत्पादन का स्थान पर बात करें तो अलवर का पहला स्थान आता है। दूसरा बात करें तो बाड़मेर का आता है, ठीक है। और तीसरा बात करो तो कौन सा जाता है, जयपुर का आता है। इन जिलों में सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी किस्में। किस्में कौन कौन सी हैं, देखो पहले तो आ जाती है राज 171 आती है। दूसरा आ जाता है RCB 2 आ जाती है, ठीक है। और एक आ जाता है RCB 911 आ जाती है। एक आ जाता है RHB 30 आ जाती है। ये प्रमुख किस्में हैं बाजरे की, ठीक है। तो इन डाटा के बारे में याद रख लेना, एक तो किस्में इंपॉर्टेंट हैं और पहला स्थान किसका है, अलवर का है, ये भी याद रखना। अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले गेहूँ। गेहूं का उत्पादन है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, पहला नंबर आता है हनुमानगढ़ का। कहाँ पर आता है, हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरा इसी का भाई आ जाता है कौन सा, श्रीगंगानगर आता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है।
इसी के साथ में बात करें कपास। कपास इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ गाइज। कपास कपास भी हनुमानगढ़ में उगता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, हनुमानगढ़ हो गया। दूसरा बात करें तो इसका भाई आ जाता है श्री गंगानगर। ठीक है, काली मिट्टी की इसमें ज़रूरत होती है, काली मर्दा। अब देखो इसकी किस्में हैं वो याद रखना, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और 100% छप सकता है आपका कपास से। एक का नाम बता, देखो पहले का लिखो। पहली किस्म आ जाती है RCH, RCH 773 कॉटन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें, दूसरी फसल आ जाती है, देखो दूसरा कौन सा लिखोगे, RCH 776 कॉटन आ जाती है। दो हो गई, तीसरी और कौन सी आ जाती है, तीसरी लिखो आप यहाँ पर, एक आ जाती है US 51, ये भी एक किस्म आ जाती है। और एक और लिखो आप US, कौन सी आएगी, US 71 आएगी। एक और लिख सकते हो आप, कौन सी आ जाती है, नेक्स्ट लिख सकते हो आप, यहाँ पर आ जाती है सरपास, सरपास 7172 BG। इसी के साथ में सरपास के एक और नाम से आती है, सरपास कौन सी आएगी गाइज, 7272 आएगी, 7272 BG। एक और आती है, देखो कौन सी आती है, मनी मेकर BG। मनी मेकर BG के साथ में एक और लिख सकते हो अजीत, अजीत 199 BG। ये सारी की सारी ये क्या हैं, कपास की महत्वपूर्ण किस्में हैं और ये 100% छपेंगी, याद रखना। कपास तो रट के चले जाना आप। दो चार किस्म और हैं वो भी लिख लो आप यहाँ पर कपास की, जैसे नरमा हो गई, ये भी कपास की किस्म है। नरमा के साथ में एक और आ जाती है बीकानेरी नरमा, बीकानेरी नरमा। बीकानेरी नरमा के साथ में एक और लिख दीजिएगा, PST 9 लिखा लिया क्या, नहीं लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखो PST 9 आ जाती है। और एक US 81, इसी के साथ में लिखते हो US 81, 51 मैंने लिखा दिया, 71 लिखा दिया, ये सारे के सारे याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कौन सा, बाजरा। बाजरा, बाजरे की प्रमुख किस्म आ जाती है RJ, ये लिखा दिया होगा शायद तक मैंने RJ वाला, बाजरा ये लिखा दी। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखो बाजरे के बाद में कौन सी आ जाती है, दूसरी लिल को गेहूँ, गेहूँ के बारे में बात करते हैं। गेहूँ में आ जाती है MG नब्बी, MG नब्बी आ जाती है। एक आती है लेमी, लेमी क्या आता है, कल्याण सोना, कल्याण सोना, इसके साथ में नंबर याद रखना 1482। एक सोनालिका, सोनालिका। ठीक है, सोनालिका के बाद में एक और लिखो मालविका। ठीक है, और एक और आ जाता है कोहिनूर, कोहिनूर के बाद में लिखो दुर्गापुरा, दुर्गापुरा 65, ये किस्में कहा जाती है। ये जो ऊपर वाली लिखाई ना मैंने, कौन सी लिखाई थी, ये MG नब्बी है, इसको काला गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। चावल और लिख लो फिर इसी के साथ में, चावल महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो मैंने लिखा दी यहाँ पर। चावल में देखो बासमती, बासमती के बाद में माही सुगंधा, माही सुगंधा के साथ में परमल, परमल के बाद में एक और लिखो चंबल, चंबल के बाद में बात करें तो पद्मा, पद्मा के साथ में जमुना। ये चावल की प्रमुख किस्में के अंदर से शामिल की जाती हैं। आगे बात करते हैं गन्ना, गन्ना, गन्ना में कौन कौन सी, देखो CO 419, CO 449, CO 1007 और CO 1111। आगे बात करते हैं सरसों के बारे में, यहाँ पर लिख सकते हो आप सरसों। सरसों की प्रमुख किस्मों के अंदर से एक का नाम आ जाता है पूसा बोल्ड, पूसा बोल्ड। एक आ जाता है राज विजय, राज विजय सरसों 2। और एक और लिखो पूसा सरसों 25। एक और लिखो पूसा सरसों
21 ये सरसों की किस्में आ जाती हैं। मक्का क्यों लिख लो, फिर मक्का भी पूछ सकता है। मक्का में आ जाता है माही धवल, पूछा गया है याद रखना, माही कंचन, माही कंचन। और HM4, एक HM8, एक कौन सा लिखोगे, HM8 के साथ में HM9, एक आ जाता है अरुण। ये प्रमुख किस्में हैं मक्का की। जौ की ओर लिख लो, जौ की कौन सी आती है, करण, करण के बाद में कैलाश, कैलाश के बाद में ज्योति, ठीक है, और ज्योति के बाद में केदार। ये सारी की सारी किस्में जौ की प्रमुख किस्में शामिल की जाती है। और बात करें देखो, जो कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। जैसे कृषि अनुसंधान केंद्र हो गया, कृषि उत्कृष्टता केंद्र खोल दिया, कृषि विश्वविद्यालय खोल दिया, कृषि नीति भी लेकर आ गई, साथ ही K2 K3 आ गई जिसको कृषक कल्याण कोष कहा जाता है, कृषक निवेश कार्यक्रम भी चला दिया गया। ये सारे के सारे क्या हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित कार्यक्रम हैं जिससे कृषि को बढ़ावा मिल सके। अब बात करते हैं, देखो मेन रूप से कृषि अनुसंधान केंद्र के अंदर से दो प्रकार की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर लिखो अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्रों के अंदर से दो नाम आपको देखने को मिलेंगे, एक का नाम आ जाता है ICAR और दूसरे का जाता है राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है वो, ठीक है। ICAR के बारे में बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता है या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहा जाता है, ठीक है, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हैं राजस्थान के अंदर से। जैसे एक 1993 में चलाया गया, कौन सा जाता है, शुष्क बागवानी, शुष्क बागवानी, शुष्क बागवानी पिछावल, ये बीकानेर में है। कहाँ है लाडले, बीकानेर में, ठीक है। एक और लिख सकते हो आप, जैसे कौन सा, सेवर भरतपुर वाला, सेवर भरतपुर, इसको कब चलाया गया, 1993 में चलाया गया। ये सरसों अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और लिख सकते हो आप एक तबीजी, ये थोड़ा सा याद रखना, बीजीय अनुसंधान, बीजीय अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, ये तबीजी में है। तबीजी और भी ज़्यादा पूछे तो याद रखना अजमेर में है और इसको 2000 में चलाया गया था। काजरी भी याद रखना, कौन सा, काजरी, काजरी की स्थापना 1959 में की जाती है, कहाँ पर, जोधपुर में की जाती है, ठीक है गाइस। तो ये हैं केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए। अब बात करते हैं, देखो आगे राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार। तो जब राज्य सरकार की बात होती है तो RARI की स्थापना की जाती है। RARI की बोले तो राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। इसकी दुर्गापुरा में स्थापना की जाती है, दुर्गापुरा जयपुर में, ठीक है। कब की जाती है, 1943 में की जाती है। दूसरा बात करते हैं तो बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र हैं, ये बीकानेर में है। कौन कौन सा, बेर और दूसरा खजूर, खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है लाडले, ये आ जाते हैं बीकानेर में। और बीकानेर में भी ज़्यादा पूछे तो याद रखना कहाँ पर, बिछवाल वाल में, ठीक है। आगे बात करते हैं बाजरा अनुसंधान, बाजरा अनुसंधान, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये दो जगह है, जोधपुर में है और दूसरा कौन सा लिखोगे, बाड़मेर में लिख लेना, दोनों जगह पर है। एक और बात करते हैं इसबगोल, कौन सा, इसबगोल, और इसबगोल अनुसंधान केंद्र है, ये जोधपुर में है। इसबगोल हो गया। इसबगोल के साथ में एक मक्का और लिख लो, कौन सा, मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर है, ये बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में। आप सुन लोगे तो भी, क्लास को सुन लोगे ना तो भी आपका आराम से काम हो जाएगा, 1 या 2 नंबर जो भी बनेंगे। चावल के बारे में बात करें तो चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी बांसवाड़ा में है, कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। एक और लिख लो फिर इसका, जवार का,
जवाहर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह आ जाता है वल्लभ नगर उदयपुर में, जहाँ पर बालाथल सभ्यता है ना, वहाँ पर, ये याद रखना। अब थोड़ा बहुत और याद रख लेना, जिसमें से जो उत्कृष्ट का केंद्र है ना, और कौन से जिले से संबंधित आ जाता है। देखो खजूर है, इस खजूर का जब जिक्र होता है तो यहाँ पर जैसलमेर का जिक्र होगा। कहाँ पर होगा? जैसलमेर के लिए जाना जाता है। बाजरा जोधपुर में। कहाँ पर है? बाजरा जोधपुर में। ठीक है। और याद रखें अंजीर कहाँ का? ये सिरोही है, ये प्रस्तावित है। ठीक है, सिरोही। और बात करें इसी के साथ में, नींबू हो गया, नींबू वर्गीय जो पादप होते हैं। साथ ही मसाला बात करें तो झालावाड़ आ जाता है। और सब्जी हो गई जो बूंदी से फेमस मानी जाती है, सीताफल है वो चित्तौड़गढ़ से है। और अमरूद बात करें तो टोंक और सवाई माधोपुर से माना जाता है। एपी कल्चर है वो थोड़ा सा प्रस्तावित है, वो याद रखना, टोंक का है। और जो फूल फल आते हैं वो माधोपुर से आते हैं। अनार हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया, ऑलिव जैतून हो गया, सारे के सारे बस्ती जयपुर से आते हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई खास है नहीं। एक चीज़ और याद रख लेना, कृषि विश्वविद्यालय, इसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं अपन। तो राजस्थान में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं कहाँ कहाँ पर हैं? देखो पहले जो कृषि विश्वविद्यालय है उसका नाम आ जाता है केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये याद रखना, बिछावल में। 1987 में इसको खोला गया था। और बिछावल कहाँ पर? बीकानेर में है लाडले। कहाँ है? बीकानेर में। दूसरा बात करें तो दूसरा सेकंड आ जाता है महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, ये उदयपुर में बनाया गया। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर खोला गया? ये उदयपुर में खोला गया। कब? 1999 में। और बात करते हैं इसी के साथ में, एक और आ जाता है जोधपुर में भी है, एक और मंडोर में खोला गया है। कौन सा लिखोगे? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इसको 2013 में खोला गया था मंडोर में। जयपुर में भी एक आ जाता है, जोबनेर में है ना, उसका नाम आ जाता है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, इसको भी 2013 में खोला गया था। एक कोटा में भी खोला गया है, उसका नाम आ जाता है कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा में। इसको भी 2013 में खोला गया कोटा में। ठीक है, ये याद रखना। कितनी है? केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है, वो बीकानेर में है, 1987 में है, राजस्थान का पहला है। दूसरा बात करें तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है, जो उदयपुर में खोला गया। और बाद में 3 एक साथ खोले गए, जोधपुर में खोला गया, कोटा में खोला गया, जयपुर में खोला गया, ये याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि नीतियों के बारे में। कृषि नीतियों का जब जिक्र होता है तो इससे भी सवाल बन सकता है। पहले का नाम आ जाता है राज्य कृषि नीति। कब लाई गई? 26 जून 2013 को लाई गई। दूसरा बात करें तो जैविक कृषि नीति कब लाई गई? जून 2017 को लाई गई। ठीक है, एक और बात करें तो देखो लिख सकते हो कृषि प्रसंस्करण नीति, ये लाई जाती है। इसी के साथ में कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन, इसको 2019 में लाया जाता है, ये याद रखना। एक और लिख सकते हो K3 की स्थापना। K3 क्या है? देखो K3 आ जाता है कृषक कल्याण कोष की स्थापना राजस्थान में दिसंबर 2019 को की गई। ठीक है,
इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि किसानों को उसकी कृषि फसल पर उचित मूल्य दिया जा सके। और इसका कुल कोष कितना था? 75,000 करोड़ बताया जाता है। ठीक है। एक और आ जाता है राजस्थान में इनके लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट है, उसकी स्थापना की गई, या फिर बोल सकते हो ग्राम की, GRAM। अब देखो पहला जो ग्राम है ये जयपुर में बना। ठीक है। पहला कब आयोजित हुआ? जयपुर में। कब? 2016 में, और पूछा जाए तो नवंबर में, याद रखना। दूसरा बात करें तो कोटा में। कब? 2017 में, मई में। तीसरा बात करें तो तीसरा कौन सा लिखोगे? तीसरा उदयपुर में। कब? 2017 में और नवंबर में। ये याद रखना। ग्राम की फुल फॉर्म याद रखना, ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट इसको कहा जाता है। इस प्रकार से आपका जो कृषि वाला जो टॉपिक है राजस्थान से संबंधित वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बाद में बचता है अपना राजस्थान के कृषि हो जाने के बाद में अपन पढ़ेंगे कौन सा? भारत की कृषि के बारे में देखने वाले हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जिस प्रकार से अपने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसी पर हिसाब से अपन रिवीजन करने वाले हैं। एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे। 100% अपने आप पर भरोसा रखना। 100% आपका RS प्री आराम से निकल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।